वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हमने फर्स्ट वाले पार्ट में मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा था। अब डाइसैकेराइड्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब डाइसैकेराइड्स में क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स के दो अणु आपस में मिलके डाइसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं। मतलब एक अणु जल और एक अणु डाइसैकेराइड्स का निर्माण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे दो अणु ग्लूकोज के आपस में मिलके एक अणु माल्टोज बनाते हैं, ठीक है ना। इसके तीन पार्ट होते हैं। देखिए, सुक्रोज फर्स्ट, सेकेंड माल्टोज और थर्ड लैक्टोज, ठीक है ना। अब सुक्रोज को क्या क्या बोलते हैं, जिसे सिंपल शुगर भी बोलते हैं। सुक्रोज को देखिए, सुक्रोज है सिंपल शुगर, टेबल शुगर, डोमेस्टिक शुगर, ठीक है ना। और इन्हें शुगर आप बीट बोलते हैं, चुकंदर की शर्करा, या इन्हें गन्ने की शक्कर, शुगर आप शुगर केन ये भी बोलते हैं। ये इनके नाम हैं, ओके। और ये क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं, रवे के रूप में पाए जाते हैं। इनमें ये गुण विद्यमान रहती है, ठीक है। अब देखिए, सुक्रोज ज़्यादातर, देखिए सुक्रोज हमें मिलता है कहाँ से, गन्ना और चुकंदर से। ज़्यादातर हमें गन्ना और चुकंदर से प्राप्त होता है सुक्रोज। और कुछ मात्रा में ये हमें फल, शहद या अन्य प्रकार की सब्जियां उनमें पाई जाती हैं। अब सुक्रोज जो होता है वो सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटकर एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज का निर्माण करता है, ठीक है। और जब ये सुक्रोज जब HCl की उपस्थिति में आपका हाइड्रोलिसिस की क्रिया द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण करता है, तो उसे इन्वर्ट शुगर, मतलब इस प्रोसेस को, इस मिश्रण को इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा माल्टोज। देखिए, माल्टोज को हम जई शर्करा, माल्ट शुगर भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये हमें अंकुरित अनाजों से, जैसे जौ, रागी, गेहूं, इन सब चीज़ों से पाया जाता है। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है, बल्कि ये एक, जब हमारे स्टार्च पर एंजाइम की क्रिया होती है उससे ये बनता है, ठीक है ना। और देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे जो भी अनाज अंकुरित किया जाता है, तब अनाज के जो स्टार्च होते हैं उसे डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना। जब माल्टोज को जब हम अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, तो जो ये है एमाइलेज एंजाइम के प्रभाव से, ठीक है ना, पाचन क्रिया के दौरान जो अनाज हम ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। एक सिंपल भाषा में सुनिए, जो अनाज को हम ग्रहण करते हैं वो एमाइलेज एंजाइम के प्रभाव से पहले इसे माल्टोज में बदल देता है। फिर इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं, हमारे आंत्र रस जो होते हैं, उनके प्रभाव से ये माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज से टूट के ग्लूकोज के दो अणु का निर्माण करता है। मीन्स ये डायरेक्ट नहीं टूटता है, ये दो स्टेप में टूटता है। पहले आपका माल्टोज बनता है, फिर माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये ग्लूकोज के दो अणु का निर्माण करता है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा लैक्टोज, जिसे मिल्क शुगर बोलते हैं। देखिए, मैंने लिखा है ना मिल्क शुगर, ठीक है। इसमें क्या देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे लैक्टोज का निर्माण कहाँ होता है या ये कहाँ पाया जाता है। देखिए, ये मेमोरी ग्लैंड्स में इनका निर्माण होता है। रक्त में उपस्थित ग्लूकोज के संश्लेषण के कारण इनका निर्माण होता है, ठीक है। और दूध में लैक्टोज शर्करा की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक। और आपका जो है लैक्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस हो जाता है और उसमें एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज का निर्माण होता है, ठीक है। इसके क्रिस्टल नहीं बनते हैं, यह शर्कराओं की अपेक्षा कम मीठी होती है, यह जल में कम घुलनशील होती है, ओके। नेक्स्ट हमारा है, अब हम आते हैं पॉलीसैकेराइड्स पे। देखिए, थर्ड हमारा पॉलीसैकेराइड्स है। इसे सरल शर्करा के जो है इसमें अनेक अणु होते हैं, मतलब दो से अधिक अणु पाए जाते हैं। ये पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो जटिल कार्बोज होते हैं, जटिल कार्बोज पदार्थ होते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, आपका स्टार्च आता है, ग्लाइकोजन आता है, सेलुलोज आता है, पैक्टिन, ठीक है, और हेमिसेलुलोज भी आता है।
ओके, फर्स्ट हम लोग देखेंगे स्टार्च के बारे में। यहाँ मैंने लिखा हुआ है स्टार्च के बारे में। स्टार्च को एमाइलम भी बोलते हैं, ये रहा एमाइलम। ओके, और जो इसमें देखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, वनस्पति जगत में स्टार्च प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, वनस्पति जगत के पेड़ पौधे। ओके, और देखिए स्टार्च गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, रागी, इन सब चीज़ों में 70 से 85% तक पाया जाता है। और जड़ और तने वाले सब्जियों में भी ये पाया जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो स्टार्च होता है बीजों पर उपस्थित हो जाता है। ओके, अब देखिए स्टार्च की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ये स्वादहीन होते हैं, ये सफ़ेद पाउडर के रूप में पाए जाते हैं, और ये जैसे उबले स्टार्च का पाचन सरलता से होता है। और देखिए अब स्टार्च कैसे कैसे टूटता है। स्टार्च देखिए 3 स्टेप में टूटता है। पहले स्टार्च जो हमारे सलाइवा में पाया जाता है, टार्लिन नामक एंजाइम, उससे आपका डेक्स्ट्रीन में बदलता है। फिर एमाइलेज की उपस्थिति में आपका इंटेस्टाइन में, आंत में, आपका डेक्स्ट्रीन से माल्टोज में बदलता है। फिर माल्टेज की उपस्थिति में, जो एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, उसकी उपस्थिति में ग्लूकोज में बदलता है। स्टार्च ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख साधन भी है। ओके, और सबसे अधिक मात्रा में स्टार्च आपका मैंने बताया ना, सबसे अधिक मात्रा में पौधों के बीज में पाया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोजन। ओके, जिसे एनिमल कार्बोज भी बोलते हैं। ग्लाइकोजन को एनिमल कार्बोज मतलब प्राणीज कार्बोज भी बोलते हैं। ये पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। ये जीवित जानवरों या जीवित जो भी प्राणी हैं उनके यकृत और मांसपेशियों में पाया जाता है। मैंने आपको बताया कि अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने लगती है तो ये ग्लाइकोजन के रूप में ही हमारे यकृत में और मांसपेशियों में जमा होता है। और जब हम कभी भोजन नहीं करते हैं या व्रत रहते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो ये हमें ऊर्जा देते हैं ग्लूकोज के रूप में टूट टूट के। ओके, ग्लाइकोजन का आपने जान लिया। देखिए इसकी भी एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 550 ग्राम तक ग्लाइकोजन जमा होता है। इनमें से 350 ग्राम आपका मांसपेशियों में और 200 ग्राम आपका यकृत में जमा होता है। ओके, अब आपका है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज है आपका। सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है? अनाज व दाल के छिलकों में होता है। कब्ज में फ़ायदेमंद होता है। इसका कैलोरी मूल्य 0 होता है। आंतों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। अपचनशील होता है। देखिए सेल्यूलोज को हम पचा नहीं सकते हैं, लेकिन इसका हम लोग उपयोग जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे जो कब्ज पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए रफेज युक्त भोजन की दवा की तरह यह काम करता है। मीन्स उत्सर्जन क्रिया में ये सहायता करता है। इसका कोई पोषणिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन ये उत्सर्जन क्रिया में हमारी सहायता करता है। ओके, और सेल्यूलोज आपका कहाँ कहाँ उपस्थित सबसे ज़्यादा रहता है? देखिए आटे के चोकर, साबुत अनाज, दाल के छिलके, फलों के छिलके, मूली, गाजर, चुकंदर, सलगम, प्याज, इन सब में ओके सेल्यूलोज जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। सेल्यूलोज को मैंने बताया अघुलनशील होता है। ये मानव शरीर में इसका पाचन नहीं होता है, फलतः ये मल द्वारा बाहर निकल जाता है। ओके, और देखिए जानवरों में सेल्यूलोज का पाचन होता है, जैसे गाय हुई, भैंस हुई, बकरी हुई, तो इनके आंत में जो है वो ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो सेल्यूलोज को ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। ओके, अब आपका हेमीसेल्यूलोज है। ये भी वही है। देखिए हेमीसेल्यूलोज भी आपका पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत आता है और इसमें भी कुछ अम्ल पाए जाते हैं, जैसे आपका
यूरोनिक अम्ल, पेंटोजेज अम्ल, ये सब पाए जाते हैं। ये भी दाल, अनाज, इनके छिलकों में पाया जाता है और कुछ मात्रा में सब्जियों में भी पाया जाता है। मनुष्य में भी हेमीसेलुलोज का पाचन नहीं होता, सेलुलोज का भी नहीं होता और हेमीसेलुलोज का भी पाचन नहीं होता। ये आंतों के भोज्य अपच पदार्थों के साथ मिलकर भार प्रदान करते हैं तथा कब्ज दूर करने में सहायक होते हैं हेमीसेलुलोज। ओके, ये रहा, ये आंतों के लिए लाभकारी होते हैं, मैंने छोटा में लिखा हुआ है इसमें। अब लास्ट है आपका पैक्टिन। पैक्टिन क्या होता है? यह पके फल के छिलकों एवं कुछ जड़ वाली सब्जियों में पाया जाता है। ओके, और ये जानवरों के हॉर्न तथा खूर में बहुतायत मिलता है। हॉर्न मतलब वो जो सींग टाइप का होता है उसमें। ओके, टाइप का नहीं होता, सींग ही होता है। और देखिए इसमें क्या है, इसका शरीर में न तो पाचन होता है न इसका कोई कैलोरी मूल्य होता है, परंतु फल उद्योग में इसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि पेक्टिन को जब चीनी के साथ साइट्रिक अम्ल के साथ मिलाकर पकाया जाता है तो ये जेली के रूप में जम जाता है। ठीक है ना? तो इसका उपयोग दवा निर्माण में भी किया जाता है, जैम जेली बनाने में भी किया जाता है पैक्टिन का। ओके, तो देखिए ये हम लोगों ने कार्बोज के बारे में पढ़ लिया और 1 ग्राम कार्बोज से हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इतना आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।